सभी बच्चों को राधे कृष्णा। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का नया टॉपिक शुरू करेंगे। जो बीच बीच में एक आध जो बहुत आसान टॉपिक है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर वो भी पूछना होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज हम अगले टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कैसे बनता है, होता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। कि मान लेता हूं मैं, अगर कोई पॉइंट मान लिया, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट इसका नाम मैं 1 दे दे रहा हूं। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, कोई चार्ज है, ये पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है या कोई चार्ज है, इसका किसी पॉइंट 1 पे पोटेंशियल V है। कोई चार्ज है, इस चार्ज का पोटेंशियल किसी पॉइंट 1 पे V है। इसके जस्ट बगल में एडजेसेंट पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो भी इसका पोटेंशियल मान लो V ही है। तो अगर उस केस में हम लोग देखें कि अगर एडजेसेंट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं तो उसका पोटेंशियल भी अगर V होता है। पहले पॉइंट पे कैसा पोटेंशियल था, V था। अगर हम एडजेसेंट पॉइंट पे गए तो कितना पोटेंशियल हो गया, V हो गया। तो अगर दो एडजेसेंट पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसके एडजेसेंट भी अगर पोटेंशियल जो हो गया V हो गया, इसके एडजेसेंट भी अगर कोई पॉइंट है उसका भी पोटेंशियल अगर V हो गया, तो यानी जो एडजेसेंट के पॉइंट हैं, किसी भी चार्ज के एडजेसेंट के जो पॉइंट है, अगर उनका पोटेंशियल सेम है तो वो पॉइंट जो सरफेस बनाएंगे, वो पॉइंट मिलके जो सरफेस बनाएंगे, जैसे हम लोग सर्कल में पढ़े थे कि सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, ऐसे करके। तो उसी तरह ये भी अगर पॉइंट हैं तो ये दो पॉइंट, 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट हो गए उतने पॉइंट का चार्जेस का पोटेंशियल सेम है। और अगर ये पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम है वो अगर कोई सरफेस बनाते हैं तो उस सरफेस का पोटेंशियल भी सेम होगा, या उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। वैसे मैं क्या कहने का मतलब है कि मान लेता हूं मैं कि कोई एक सरफेस है, ये मैं मान लिया कोई एक सरफेस है। अब ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे मान लेता हूं कि ये हमारा एक पॉइंट हो गया जहां पे पोटेंशियल है V। दूसरा कोई इसके एडजेसेंट पॉइंट हो गया, इसका भी पोटेंशियल है V। तीसरा इसके एडजेसेंट कोई पॉइंट हो गया, उसका भी पोटेंशियल है V। इस तरह से ये सब पॉइंट मिल करके एडजेसेंट के एक सरफेस बनाएंगे। तो जब पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, एडजेसेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम था, तो ये पॉइंट्स जो सरफेस बनाएंगे उनका भी पोटेंशियल सेम होगा। अब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होने का क्या मतलब है कि कोई चार्जेस Q है और अगर हम उसके एडजेसेंट एकदम बगल पॉइंट पे देखेंगे तो 2-4 पॉइंट की अगर हम बात करें तो लगभग सेम पोटेंशियल होगा। तो एक्चुअली पहली बात तो ये समझ लेना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है, रियल सरफेस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रियल ही होगा या हमेशा इमेजिनरी ही होगा। तो हम लोग क्या मतलब है इसका मतलब सिर्फ सीधा इतना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा हमको सेम मिलती है। जहां पे किसकी वैल्यू सेम मिलती है, पोटेंशियल की वैल्यू। कहां तक, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस तक। वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा होगा, किससे बन रहा होगा, सेम पोटेंशियल के पॉइंट से मिलके बन रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सेम पॉइंट से मिलके जो सरफेस बने वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, या हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो हमारा सेम होगा। तो दोनों सेम तरीके के पॉइंट है, एक दूसरे का ही अर्थ दोनों लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पे हमको पोटेंशियल जो होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम मिलेगा। अब पोटेंशियल मिल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज तो होगा ही होगा। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये किसी चार्ज Q का है, तो अब अगर हम बात करें कि हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है, ये मान लेते हैं Q है, चार्ज है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, बहुत गौर से समझिएगा ये बात आप लोग, अगर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो हम लोग वर्क जब पढ़ रहे थे, शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में ही वर्क के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो वर्क के बारे में हमने कई कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वर्क के बारे में पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि वर्क जो होता है W इक्वल टू होता है वो F इनटू dx होता है।
या हम उसको कह सकते हैं कि W इक्वल टू होता है F इक्वल टू होता है QE, तो QE इंटू dx होता है। ये हम लोग एक पढ़े थे वर्क के लिए। और हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि वर्क विल ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क जो होगा वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई जो भी फाइनल पॉइंट अगर हम VF माने तो ये VF से VI तक का ये जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमने वर्क की दो डेफिनेशन पढ़ी, एक तो वर्क इक्वल टू हमने पढ़ा QE into dx, एक हमने पढ़ा था वर्क विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमारा वर्क डन होगा। तो अब हमें बताओ कि जब यहाँ पे पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू मान लेता हूँ 5 और यहाँ पे भी मैं पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 5, तो अगर हम पॉइंट ये मान लेता हूँ I है और ये मैं मान लेता हूँ F है, तो अगर इमेजिन करो कि अगर हम I से F तक किसी चार्ज को ले आते हैं, I से F तक किसी चार्ज को ले आते हैं, तो यहाँ का I से अगर F तक किसी चार्ज को ले आएंगे तो VF की वैल्यू क्या है 5 है, VI की भी वैल्यू क्या है 5 है। क्यों 5 है? क्योंकि पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो जब पोटेंशियल सेम है और I से F तक हम लोग किसी चार्ज को ले आए तो VF माइनस VI क्या होगा बच्चा लोग 5 माइनस 5 यानी कि 0। यानी कि किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। किसमें? इक्विपोटेंशियल सरफेस में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कराने के लिए कोई हमें चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वर्क जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है और डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। डिफरेंस मतलब अंतर, और अंतर तो है ही नहीं। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है। इक्विपोटेंशियल जो है वो हमारा हर जगह पोटेंशियल जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या है सेम है। तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो सेम जब पोटेंशियल होगा तो डिफरेंस तो कोई बात ही नहीं है, डिफरेंस कभी आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 हो गया तो वर्क भी 0 हो गया। जब वर्क 0 हो गया तो इसका मतलब है कि अगर हम पॉइंट किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये इक्विपोटेंशियल की खास बात हो गई। अब इसमें होगा क्या कि फॉर्मूला ये नहीं है कि बदल जाएगा, फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा। जैसे ये हमारा है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों चीज बता रहा है, ये इसका रीजन भी बता रहा है कहां तक हमको फोर्स महसूस होगा वगैरह वगैरह। तो फॉर्मूला हमारा ये तो सेम रहेगा। अब ये बस यहाँ पे इस फॉर्मूले से ये बता रहा है कि अगर R कांस्टेंट है, अगर R कांस्टेंट है, R अगर कांस्टेंट है तो V भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये चीज बस इतना बता रहा है कि अगर R कांस्टेंट है तो V भी हमारा कांस्टेंट होगा। अच्छा एक चीज और है कि अगर हमारा वर्क डन 0 हो रहा है, अगर हमारा वर्क डन 0 हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है वो 0 हो रहा है या पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है, तो वर्क डन 0 होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कभी भी थीटा का कंपोनेंट नहीं होगा, थीटा का कंपोनेंट या एंगल का कंपोनेंट नहीं होगा, एंगल का कंपोनेंट नहीं होगा, एंगल कंपोनेंट विल नॉट एग्जिस्ट। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक खास बात ये होगी कि एंगल का कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा और अगर sin थीटा एग्जिस्ट होंगे तो थीटा पे वैरी कर लेंगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलने लगेगा। तो एंगल का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि अगर जैसे हम कोई प्लेन सरफेस मान लेते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और अगर एंगल का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं हुआ तो इस प्लेन सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नॉर्मली निकलेगी, परपेंडिकुलरली निकलेगी, बिना किसी कंपोनेंट के बनाए हुए निकलेगी। ठीक इस तरह अगर ये सरफेस एरिया है तो जिस पॉइंट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये देखो, ये जिस पॉइंट से जिस भी पॉइंट से हम लोग निकाल रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज का बना देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से, तो चलो पॉजिटिव चार्ज का बनाया तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, एकदम परपेंडिकुलरली हमने ये निकाला हर एक पॉइंट पे, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। मान लेता हूं मैं किसी डायपोल की कंडीशन ले लेता हूं कि भैया अगर प्लस और नेगेटिव हो गया तो जो नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो यही रहेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जब हम इसको करीब ले आएंगे तो होगा क्या कि ये दूर जा, नेचर सेम रहेगा,
ये हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि नेचर बदल जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायपोल की कंडीशन है, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर हम लोग बनाए हुए हैं तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज का क्लियर हो गया, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इसका मतलब वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन नहीं होगा इसका मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव कराएंगे कहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो हमें उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अगर r कांस्टेंट होगा तो v भी इसका मतलब कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि एंगल का कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर एंगल का कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो निश्चित रूप से साइन या कॉस का कंपोनेंट आएगा। इसका मतलब है कि डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई थोड़ी बहुत डिफरेंस आएंगे। तो थोड़ी बहुत भी डिफरेंस नहीं आ रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इसका मतलब है कि एंगल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी जो भी हम लोग सरफेस लेंगे उससे हमेशा परपेंडिकुलरली ही ये शो करेगा, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा भागेगा। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो कुछ इसी तरह से होगी, लेकिन अगर हम एकदम पास की बात करेंगे तो ये कुछ दूर जाते हुए कुछ इस तरीके से समझ में आएगा हमारा। मैं उसको डायग्राम को बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा दूर जाते हुए पास में दिखाऊं तो शायद समझ में। सिर्फ अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो वैसे ही होगा, सिर्फ करीब वाला दिखा रहा हूं मैं, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये पॉजिटिव बाहर निकलते हुए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, ये कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। और उसी तरह अगर सेम चार्जेस हुए, मान लो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगे, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इनका नेचर। कैसा हो जाएगा बताता हूं। कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा सेम चार्जेस जगह होंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है ये। इसमें कोई इतना ये टफ भी नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट जो था वो बताया ही मैंने। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं बीच बीच में। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को से कैसे डेरिवेशन या इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे कि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाए, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या इलेक्ट्रिक कैसे डिपेंड करता है इसके बढ़ने और घटने पे, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे इसके आगे कुछ नहीं, हम लोग को बस रिलेशन लिखना है। अगर हम लोग को रिलेशन कंफर्म हो जाएगा किसके बीच, यही पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, अगर रिलेशन हमारा कंफर्म हो जाएगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और बारीक हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, और हमको न्यूमेरिकल लगाना आसान हो जाएगा कि अगर हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कैसे कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के घटने बढ़ने के साथ, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम या तो कोई दो सरफेस ले लो, या तो कोई दो पॉइंट ले लो, कोई सिमेट्री ऑफ लाइन ले लो, दो एक हाई पोटेंशियल का लेना होगा, एक लो पोटेंशियल का लेना होगा। अच्छा, अभी मैं क्लियर करता हूं कि मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ले रहा हूं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जरूर ले रहा हूं। मान लेता हूं, मैं पहले लिख लूं हेडिंग, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो मैं कोई दो बॉडी ले रहा हूं, मान लेता हूं मैं कि कोई एक बॉडी मैंने ये ले लिया और एक दूसरी बॉडी हमने ले ली ये हमने कोई दो बॉडी ले ली भैया। अब ये दोनों बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये दोनों बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं,
इक्विपोटेंशियल सरफेस से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों बॉडी इक्विपोटेंशियल है। अगर मैंने इसका पोटेंशियल v ले लिया तो यानी इस बॉडी के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल v है। ये नहीं कि ये पोटेंशियल v ले लिया तो ये भी पोटेंशियल v होगा। ये बॉडी अपने आप में इक्विपोटेंशियल है, यानी अगर मैं इसका पोटेंशियल v ले लिया तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो v ही होगा। और अगर इसका पोटेंशियल मैंने v प्लस डेल्टा v ले लिया तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे v प्लस डेल्टा v ही होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या आगे देखेंगे कि हम लोग दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिए, एक v का ले लिए, एक डेल्टा v का ले लिए। इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक हायर पोटेंशियल ले लिए, इसको अगर हम v और डेल्टा v नहीं लेते हैं तब एक बार करके देखते हैं, तब भी मजा आएगा। हायर पोटेंशियल का ले लेते हैं और ये हम लोग ले लेते हैं लोअर पोटेंशियल का। एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, लोअर पोटेंशियल का। तो दो हम लोग ले लिए, एक हायर पोटेंशियल का, एक लोअर पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाहिर सी बात है ऐसी ही होगी, सब लोग जान रहे हो। तो अब इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अब परपेंडिकुलर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमने अभी भी डिस्कस किया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस में मान लिया dx ले लिया, स्मॉल dx ले लिया, डेल्टा x या dx एक ही बात हुआ। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम लोगों को पता है कि वर्क जो होगा, वर्क होता कितना, वर्क इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क इज एक्चुअली इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क जो होता है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ये हम लोगों को पता है। तो पहले हम लोग एक सिंपल केस देखते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो ये हायर पोटेंशियल का हो गया, ये लोअर पोटेंशियल का हो गया। ये पॉइंट मैंने मान लिया F और ये पॉइंट हमने मान लिया I, या सॉरी इसको मैं I मान लेता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये I मान लेता हूं, इसको मैं F मान लेता हूं। अब करेंगे क्या कि हम लोगों को पता है कि वर्क जो होता है W, वो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी dx। क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में यहां से लेके यहीं तक तो मूव कर रहा है, पहले हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक मूव कर रहा है, तो F डॉट dx हो गया। ठीक है, अब W इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, Q इनटू E डॉट dx। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा पहला आ गया। इसके बाद हम लोग एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमने पढ़ा है पहले वीडियो में ही मैं इसको बताया था, इस वाले पॉइंट को जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने ये बताया था कि W इक्वल टू होता था, याद करो कि UP माइनस UR ऐसे करके मैंने बताया था, UP माइनस UR। तो यहाँ पे भी मैं वही ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ W इक्वल टू UF माइनस UI। ये मैंने बताया, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ, बस मैं उसको रिकैप कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब करता क्या था मैं कि जब यूनिट चार्ज से डिवाइड करता था तो ये UF अपॉन Q UI अपॉन Q हो जाता था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि W अपॉन Q इक्वल टू UF माइनस UI यानी डेल्टा U अपॉन Q इक्वल टू ये हो जाता था हमारा डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब होता क्या है कि वर्क कंजर्वेटिव फोर्स है, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग 11th में पढ़े हैं, 11th में जब वर्क एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हैं तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि W जो होगा वो हमेशा बराबर होगा माइनस के डेल्टा U के। क्यों? क्योंकि वर्क जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अरे सॉरी कंजर्वेटिव क्वांटिटी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहा हूं मैं। तो W इक्वल टू हो गया माइनस का W इक्वल टू माइनस का डेल्टा U। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, W बाई Q इक्वल टू माइनस का डेल्टा U बाई Q इक्वल टू V। तो अगर हम V की बात करें या डेल्टा U की बात करें, किसी की भी बात करें, यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, Q किधर भेज दिए तो Q इंटू V, और माइनस साइन को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा डेल्टा U माइनस साइन को उधर भेज दिए। तो यहां से एक इक्वेशन आया डेल्टा U इक्वल टू माइनस का Q इंटू V, डेल्टा U इक्वल टू माइनस का Q इंटू V। तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ, और ये क्या है, Q को अगर भेजते हैं तो Q भी हमारा V, सॉरी Q को उधर इधर भेजते हैं तो W भी क्या आ जाएगा, W आ जाएगा V इंटू Q। ठीक है, और W माइनस U के बराबर है, यानी W की जगह, यानी ये हम लोग लिख सकते हैं W। तो W यानी वर्क की जगह हम लोग माइनस Q इंटू V भी लिख सकते हैं, और ये एक्चुअली डेल्टा V है, सॉरी ये है डेल्टा V। तो वर्क की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस का Q इंटू डेल्टा V। तो अगर हम इसको यहां पे रखें, या यहां पे लिख लेता हूं मैं,
कि putting the value of W in equation 1, अगर हम इक्वेशन 1 में W की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा माइनस का Q डेल्टा V इक्वल टू QE डॉट dx। तो यहां से Q सेम है, खत्म हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का डेल्टा V इक्वल टू E dx को हम लोग डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम E की वैल्यू निकालना चाहें तो E इक्वल टू हो जाएगा, या इसको dx ही लिखे रहिए क्योंकि मैं बाद में उसको कन्वर्ट करूंगा, तो dx को इधर भेज देता हूं, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा V अपॉन dx माइनस का, अब हम लोग डेल्टा V को dV भी लिख सकते हैं। तो क्या आया रिजल्ट हमारा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इक्वल टू हो गया माइनस का dV अपॉन dx। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये हमारा, ये रिप्रेजेंट कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा पोटेंशियल के बढ़ने के डायरेक्शन में। अब इसके बाद हम लोग एक एनसीईआरटी का भी कॉन्सेप्ट, वो ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और कॉन्सेप्ट हम लोग इसी तरह से डिस्कस करते हैं। बच्चा लोग इसी कॉन्सेप्ट dx को किसी बुक में dl से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो E इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dl हो गया। अब पहले ये देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट क्या करता है। E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dl है, या E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx है। तो अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इसका कंक्लूजन निकला वो सुन लेना ध्यान से कि E क्या है, E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड dv अपॉन dx। अब E जो है वो नेगेटिव है, E जो है वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेगेटिव है, कब है नेगेटिव, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है dv, और dv है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो एकदम ध्यान से सुनना कि dv का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मूव करेंगे, कहां मूव करेंगे, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे dx, यानी कोई भी डिस्टेंस अगर हम मूव करते हैं फील्ड की डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू जो होगी, किसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का ही मतलब है नेगेटिव साइन, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हम इसका अपोजिट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे, तो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव किए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव किए तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी। यही ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मूव इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के उसमें मॉड्यूल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा नेगेटिव साइन हट जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dx, ये हट जाएगा, तब हमको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। मैथ के बच्चे तो धड़ल्ले से इसको समझ रहे होंगे। तो ठीक अब हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम लोग इक्विपोटेंशियल और उसके डेरिवेशन, ये जो रिलेशन था वो निकालने के बाद हम लोग आ गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी अगर कई चार्जेस रखे होंगे एक सिस्टम में कई चार्जेस होंगे, तो उनके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा। तो हम कोई पोजीशन वेक्टर r1 पहले मान लिए, अभी कोई चार्जेस नहीं, पोजीशन वेक्टर r1 मान लिए। अब किसी इंफिनिटी से किसी चार्ज q1 को ले आते हैं, कहां तक ले आते हैं, r1 तक ले आते हैं। तो यहां पे आ गया हमारा चार्ज q1, तो इसके द्वारा वर्क डन होगा, इंफिनिटी चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है होगा जरूर, लेकिन हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं। तो सीधा है कि जब हम q1 चार्ज को ले आए, अब यहां पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे इस जगह पे, इस पॉइंट पे जब हम q1 चार्ज को लेते हैं, तो अब पोटेंशियल जो हमारा होगा, मैं उसको v1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं कि पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल, देखिए थोड़ा सा थ्योरी में कम लिखवा रहा हूं,
आप लोग नोट्स थोड़ा सा बनाइएगा अपने से भी, मैं मेन कॉन्सेप्ट भी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, या ये पॉइंट अगर मैं P मानूं ओरिजिन का तो R1 P हो गया। अब मैं मान लेता हूं ये Q1 है, तब मैं Q2 चार्ज को ले आता हूं, फिर दूसरे चार्ज Q2 को ले आता हूं। अब यहाँ पे Q1 है, तब मैं किसी दूसरे चार्ज Q2 को ले आता हूं, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं 2, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं किसी दूसरे चार्ज Q2 को ले आया। अब जब मैं किसी दूसरे चार्ज Q2 को यहाँ पे ले आया, जब मैं किसी दूसरे चार्ज Q2 को यहाँ पे ले आया, तो अब Q1 वाली कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि Q1 को जब हम लोग ला रहे थे तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन Q2 को जब हम लोग यहाँ पे ले आए तो अब ये Q1 चार्ज पहले से यहाँ पे मौजूद था, इसका मतलब पोटेंशियल में अंतर आना शुरू हो जाएगा या वर्क होना शुरू हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस अब हो जाएगी R12, क्योंकि Q2 और Q1 है, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R12। तो अगर अब हम Q2 की कंडीशन की बात करें, ठीक है, या लिखते हैं हम लोग कि वर्क डन और पोटेंशियल का संबंध है आपस में, इसलिए बार बार मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं। तो अब जब हम Q2 चार्ज को ले आए, और Q2 चार्ज को ले आने के दौरान हमने ये भी बोला कि Q2 चार्ज जब हम लोग ले आ रहे हैं तो Q1 चार्ज भी हमारा मौजूद है, लेकिन जब Q1 चार्ज हम लोग ले आ रहे थे तो Q2 चार्ज मौजूद नहीं था। तो जब हम Q1 चार्ज ले आए, अरे सॉरी Q2 चार्ज ले आए, तो जब Q2 चार्ज ले आए तो उस समय वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V1, Q2 इंटू V1। अभी हम लोग पढ़े हैं वर्क डन, जस्ट इसके जस्ट पहले पढ़े हैं, W इक्वल टू जो हम लोग पढ़े थे V इंटू Q या U इंटू Q जो हम लोग अभी पढ़े थे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V1, वर्क डन ड्यू टू ब्रिंगिंग चार्ज Q2, तो क्या हो जाएगा, V1 इंटू Q2। तो V1 इंटू Q2 मतलब क्या हो जाएगा, V1 क्या था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P इंटू Q2। तो जब Q2 ऐड कर Q2 इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा तो R1P R12 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये हो जाएगा हमारा दो चार्जेस की वजह से जो हमारा पोटेंशियल बन गया। अब वर्क जो है वो कंजर्वेटिव फॉर्म है, तो ये जो है ये वर्क हमारा स्टोर्ड हो जाएगा। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। दिस वर्क will be stored किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, will be stored in the form of potential energy। ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसके लिए अब ये काम करेगा, अब अगर हम कोई तीसरा चार्जेस ले आते हैं तो उसके लिए ये इस तरीके से काम करेगा। जब हम जैसे दूसरा चार्ज ले आए तो पहला वाला पोटेंशियल काम किया, उसी तरह जब हम तीसरा वाला चार्ज ले आएंगे तो अब दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। मान लेता हूं मैं कोई तीसरा चार्ज ले आता हूं यहाँ पे Q3। अब ये तीसरे चार्ज पे दोनों की वजह से, दोनों के पोटेंशियल की वजह से काम इस पे वर्क होगा या इस पे अफेक्ट आएगा। तो Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हम R23 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हम R13 मान लेते हैं। तो होगा क्या कि अब अगर हम गौर से देखें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ड्यू टू Q1 एंड Q2 Q1 और Q2 की वजह से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, एक तरीके से अगर हम देखें एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो हो जाएगा V12 इक्वल टू, दिख रहा है, V12 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P। R1 R2 लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो ये तो हम लोगों को पता है कि ये इनका जब पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दिए हम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड
Q1 की वजह से क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, Q2 की वजह से क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। दोनों को ऐड किए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो हो गया Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। तो अब वर्क डन ड्यू टू ब्रिंगिंग Q3, अगर हम इसी में Q3 ले आते हैं, अब अगर हम इसी में Q3 ले आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कि V12 इंटू Q3 यानी V इंटू Q वाला वही कॉन्सेप्ट। तो जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जो वर्क डन हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 का इंटू इनमें होगा तो Q3 इसके साथ भी प्रोडक्ट हो जाएगा, इसके साथ भी प्रोडक्ट हो जाएगा, या मैं वो वाला लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। V12 इंटू Q3 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 और ये इंटू हो गया Q3। तो Q3 दोनों में प्रोडक्ट होगा तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 अब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये हमारा हो गया वर्क डन W। अब क्या होगा, ये तो 2-3 की वजह से आ गया हमारा, अब वर्क डन आ गया। ये पोटेंशियल V, देखो वर्क डन निकालने पहले हम लोगों को टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन निकालना पड़ता है। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमको वर्क डन निकालना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे किया, पहले एक पोटेंशियल निकाला क्योंकि वर्क डन यहाँ पे 0 होगा, Q1 के लिए वर्क डन 0 होगा तो डायरेक्ट इसमें पोटेंशियल निकाला। Q2 के लिए पहले हम लोग वर्क डन निकाले, वर्क डन क्या होगा V1 इंटू Q2, अब ये स्टोर्ड हो गया पोटेंशियल के रूप में। अब Q3 की अगर हम बात करेंगे तो Q3 के लिए पहले वर्क डन निकालेंगे, तो Q3 के लिए वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन निकालने जब हम जाएंगे तो इसका भी पोटेंशियल, इसके भी पोटेंशियल V1 का इफेक्ट आएगा और इसके भी पोटेंशियल V2 का इफेक्ट आएगा Q3 पे जब हम वर्क डन निकालेंगे। तो Q3 के लिए वर्क डन होगा क्या V12 इंटू Q3 और V12 क्या होगा, V12 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2। तो वर्क डन क्या हो गया V12 इंटू Q3, तो V12 इंटू Q3। अब ये हमारा आ गया वर्क डन। अब ये वर्क डन जो होगा वो तीसरे की वजह से है जो कि स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल के फॉर्म में। एक हमारा स्टोर्ड ये था पोटेंशियल के फॉर्म में, एक हमारा ये इक्वेशन था पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड जब 2 चार्जेस थे। अब जब 3 चार्जेस हो गए तो ये हमारा हो गया। तो अब जब टोटल पोटेंशियल ड्यू टू 3 चार्जेस निकालेंगे हम लोग तो तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि अगर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू 3 चार्जेस ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 इज, टोटल पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो इस तरीके से अगर और चार्जेस ऐसे चाहेंगे तो और चार्जेस हम जोड़ते चले जाएंगे, तो जितने चार्जेस होंगे उतना हमको आराम से पोटेंशियल हमारा आराम से एनर्जी निकलते चला जाएगा। तो थैंक यू क्लास।